और नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आइए अब शुरू करते हैं भारत की बात, जिसमें सबसे पहले बात होगी एक देश एक चुनाव बिल की। Arjun Ram Meghwal ji. I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. Bills which have been moved by the Honorable Minister of Law and Justice absolutely assault the basic structure of the Constitution, and therefore this bill needs to be withdrawn immediately. मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. No, it is not permitted. Sir, I rise today on behalf of the Telugu Desam Party to express our unwavering support for the NDA's One Nation, One Election Bill. अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. We'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मनसा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगाकर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है, मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूँ। तो आज सबसे पहले बात एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की कर लेते हैं। 18वीं लोकसभा में शीतकालीन सत्र के 17वें दिन एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा के पटल पर रखा। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का मौका दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। पहली बार नए संसद भवन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। अब आपको बता दें कि बिल को विचार के लिए जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। कानून मंत्री ने खुद कहा है कि वो इसके लिए जेपीसी का प्रस्ताव करेंगे। अगले 1 से 2 दिन में लोकसभा स्पीकर जेपीसी की घोषणा करेंगे। कई दलों की तरफ से इसे जेपीसी में भेजे जाने की सिफारिश की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। आज भारत की बात में हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको देने जा रहे हैं। जैसे एक देश एक चुनाव के प्रावधान कब से लागू हो सकेंगे, एक देश एक चुनाव के तहत पहली बार एक साथ चुनाव कब होंगे, एक देश एक चुनाव लागू करने से देश का क्या फायदा होगा, जेपीसी में जाने के बाद बिल की आगे की राह क्या होगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलने जा रहा है। इस बिल को आसान ढंग से समझाने के लिए हमने Q&A यानी क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्मेट वाला एक डेटा टैबलेट आपके लिए तैयार किया है, ताकि बिल से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बेहद सरल यानी आसान भाषा में आप समझ पाए। पहला सवाल है कि एक देश एक चुनाव कब लागू होगा। इसका जवाब यह है कि 2029 लोकसभा चुनाव के बाद ही इसके लागू होने की संभावना है। दूसरा सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव के तहत पहला चुनाव कब हो सकता है। तो आपको बता दें कि 2034 से पूरे देश में एक साथ चुनाव होने की संभावना है। एक सवाल यह है कि 2034 में एक साथ कितने चुनाव की संभावना है। तो इसका जवाब यह है कि लोकसभा के अलावा 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा का चुनाव 2034 में करवाया जा सकता है। एक जरूरी सवाल यह भी है कि अगर केंद्र में सरकार समय से पहले गिर जाए तो क्या होगा। अगर ऐसे हालात बने तो बाकी कार्यकाल के लिए सिर्फ लोकसभा का चुनाव करवाया जाएगा। आपके मन में ये सवाल भी होगा कि अगर किसी राज्य में सरकार तय समय से पहले गिर जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि बचे हुए कार्यकाल के लिए उस राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर किसी राज्य में 2031 या 2032 में चुनाव होता है तो अगला चुनाव कब होगा। इसका जवाब है कि अगला चुनाव 2034 में ही होगा। उस विधानसभा का कार्यकाल छोटा कर दिया जाएगा।
आखिरी सवाल यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ लोग कैसे वोट डालेंगे। इसका जवाब यह है कि हर मतदाता एक वोट लोकसभा के लिए और एक वोट विधानसभा के लिए डाल सकेगा। हालांकि इस बिल के कानून बनने की राह में अभी कई अड़चनें बाकी हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और टीएमसी सब बिल का विरोध कर रही है। बिल पेश होने के साथ सियासी गलियारों में इसके पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई। के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। Constitutional bill, it's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. बिल के इंट्रोडक्शन में ही इनको सभी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रही है। इन्होंने जो चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनके समय में की वो भूल गए। बीजेपी इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है और देश में तानाशाही लाना चाहती है। चुनाव खत्म करेंगे ये लोग। मोदी जी या भाजपा ही हमेशा इस देश के शासन में रहे, ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनका वो मुद्दा नहीं है। वन नेशन नो इलेक्शन। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना ये लोग चाहते हैं। अब मोदी जी जो करना चाह रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये संविधान विरोधी है। पर 1971 तक जब नेहरू जी, सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा जी के नेतृत्व में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता था, तब सब संविधान के प्रकार होता था। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब तक एक देश एक चुनाव से जुड़ी बेसिक जानकारी हमने आपको दी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के कई तकनीकी पहलू भी हैं। जैसे बिल के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी, इसको समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारी गारंटी है कि ये रिपोर्ट इस विषय पर आपकी जानकारी को विस्तार देगी। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। अगर बिल की राह में कोई अड़चन नहीं आती तो संभावना है कि 2029 में अगले लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन संविधान संशोधन के प्रावधान लागू होंगे। लोकसभा की पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति की तरफ से पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए इस संशोधन संविधान के आर्टिकल 82A को लागू किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन की तारीख को अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। इस अपॉइंटेड डेट के बाद विधानसभा चुनाव के जरिए गठित होने वाली सभी विधानसभाएं 2034 में ही लोकसभा का 5 साल का कार्यक्रम खत्म होने के साथ ही भंग हो जाएंगी। लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग लोकसभा, सभी विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आम चुनाव करवाएगा। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी राज्य में लोकसभा के साथ चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो उस राज्य में चुनाव की तारीख आगे बढ़वाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी। चुनाव आयोग की सिफारिश पर गौर करते हुए राष्ट्रपति उस राज्य में चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का आदेश दे सकते हैं। जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के बाद हुआ हो, उसकी विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। इस राज्य में विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करते वक्त चुनाव आयोग ये जानकारी देगा कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की तारीख क्या है। चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 5 साल बाद का वक्त लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल माना जाएगा। अगर लोकसभा इस पूर्ण कार्यकाल में खत्म होने से पहले भंग होती है, तो भंग होने से पूर्ण कार्यकाल के बीच के समय को अनएक्सपायर्ड टर्म कहा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इसे अपनाने से देश के आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी। कि यदि जब ये लागू हो जाएगी तो देश की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ का रेशियो जो है 1 से 1.5% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस बीच बिल से जुड़ी जरूरी जानकारी ये भी है कि पूर्ण कार्यकाल खत्म होने से पहले लोकसभा के भंग होने की स्थिति में होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा। अगर चुनाव लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के बाद हो रहे हैं तो उसे आम चुनाव कहा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पक्ष और विपक्ष में भी कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, जिन पर अब नजर डालने की जरूरत है। इसके पक्ष में तर्क ये है कि इससे बार बार चुनाव कराने में खर्च होने वाले पैसों और समय की बचत होगी। वहीं बिल का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इससे जनता के प्रति नेताओं की जवाबदेही पर खतरा आ सकता है। पक्ष में एक तर्क ये भी है कि आचार संहिता से मुक्ति मिलेगी और प्रशासनिक क्षमता तेज होगी। जवाब में विपक्षी खेमा कह रहा है कि इससे क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाएंगे।
क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में पड़ जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दों की जगह वोटर राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे सकते हैं। बिल को समर्थकों का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से विकास की रफ्तार तेज होगी, जबकि विपक्षी ये तर्क दे रहे हैं कि इससे संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा। इस बीच क्या इस बिल के कानून बनने की राह में कुछ संवैधानिक बाधाएं भी हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमने संविधान और कानून के जानकारों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2/3 बहुमत जो लोग प्रेजेंट इन वोटिंग है उनका, और जो संख्या है प्रत्येक हाउस की उसके आधे से अधिक, तो इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चूंकि इसमें जो है पंचायतों का और जो शहरी निकायों का भी इलेक्शन को लाया जा रहा है, तो उस प्रावधान पे जो है आधे से अधिक विधानसभाओं का भी इसका पारित कराने का जो जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि चूंकि एक राष्ट्रीय इसमें जो है कंसेंसस बन रहा है, तो ये संविधान संशोधन पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती हुई दिख रही है। अब उस सवाल का जवाब जिसका जिक्र हमने कुछ ही देर पहले किया था, बिल को अगर जेपीसी में भेज दिया गया तो उसके बाद क्या होगा? जेपीसी में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बिल पर चर्चा करेंगे। बिल पर विस्तार से चर्चा में लंबा वक्त लग सकता है। जेपीसी में चर्चा के बाद बिल को दोबारा सदन में लाया जाएगा, जिसके बाद सदन में बिल पर दोबारा बहस होगी। इस बीच आज बिल पर वोटिंग का जो आंकड़ा सामने आया, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पोस्ट कर दावा किया कि सरकार के पास बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है। इसके पक्ष में उन्होंने सदन में हुई वोटिंग के कुछ आंकड़े रखे। दरअसल लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या 542 है। एक सीट टीएमसी सांसद के निधन से खाली हो गई है। यहाँ इस विधेयक के पास कराने के लिए कम से कम 361 सांसदों यानी 2/3 का समर्थन जरूरी है। हालांकि वोटिंग के दौरान लोकसभा में उपस्थित सांसदों के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि इंडिया के पास 233, जबकि 16 अन्य के पास। ऐसे में लोकसभा से बिल को पास कराने के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लेने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ कुल 231 सांसद हैं। बिल पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत 154 होता है। यहाँ भी मतदान के लिए मौजूद सांसदों के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है। एनडीए के पास 119 और इंडिया के पास 84 सांसद हैं, जबकि अन्य 28 हैं। यहाँ भी बिना विपक्ष को साथ लिए बिल को पास करा पाना आसान नहीं होगा। अब मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि सरकार बिल पास नहीं करवा पाएगी, तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि सब नियमों से हो जाएगा। आज सरकार का 2/3 नहीं है इनसाइड हाउस में, और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी था। जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में रिपोर्ट बनाएगा, वापस आ जाएगा। जब इस पर बहस होने के बाद जब ये बिल का रूप लेगा, तब संविधान संशोधन में जितनी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाएगी। इस बीच हमें ये जानकारी भी मिली है कि आज 20 से ज्यादा बीजेपी के सांसद लोकसभा से गैर हाजिर रहे। व्हिप जारी होने के बाद भी ये सदन में उपस्थित नहीं हुए। अब बीजेपी इनसे जवाब तलब करेगी। कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वो इंदिरा गांधी की पोती जवाहरलाल की परनातनी, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। बैग और झोले से देश नहीं चलेगा या कोई संदेशा नहीं पहुंचेगा। जनता अब जाग चुकी है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। देख रहे हैं आप, आजकल हर तरफ राजनीति के प्रियंका स्वैग की चर्चा हो रही है। वरना बताइए जरा, ना तो फिलिस्तीन का मुद्दा अभी चर्चा में है और ना ही बांग्लादेश पर कोई बात होने वाली थी, लेकिन प्रियंका गांधी कंधे पर एक बैग टांगती है और खबर बन जाती है। कांग्रेस सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची है। प्रियंका के पहले भाषण से लेकर सदन में पूछा गया उनका पहला सवाल तक सुर्खियां बना हुआ है। और अब
प्रियंका की राजनीति का तरीका ध्यान खींच रहा है। ये तरीका नया है क्योंकि आज संसद में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश कर रही थी, लेकिन प्रियंका संसद में अपने बैग के जरिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही थी। जाहिर तौर पर बीजेपी प्रियंका पर हमलावर है, लेकिन संसद में कदम रखने के चंद दिनों के भीतर प्रियंका ने साबित कर दिया है कि वो विपक्ष की सबसे दमदार आवाज बनकर गूंज रही है। ये प्रियंका गांधी की राजनीति का वो स्टाइल है जिसे चाहकर भी विरोधी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। अदानी से लेकर फिलिस्तीन तक के मुद्दे पर ये प्रियंका का वो सियासी दांव है जिसे देखकर बीजेपी ताव में आ रही है। जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटका कर चल रहे हैं। कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। उन्होंने हमेशा ही किस प्रकार से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी के बैग को लटकाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सांसद के तौर पर प्रियंका गांधी ने जब से अपनी पारी शुरू की है, वो विपक्ष का सबसे चमकता हुआ चेहरा बन गई है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद के भीतर प्रियंका की आवाज और सदन के बाहर उनका कंधे पर लटका बैग सियासी सुर्खियां बन रहा है। Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. 10 दिसंबर को प्रियंका गांधी राहुल के साथ काले रंग का बैग लेकर संसद पहुंची थी, जिसमें मोदी और अदानी की तस्वीर के साथ लिखा था, मोदी अदानी भाई भाई। 16 दिसंबर यानी सोमवार को प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंची, और ये है आपकी स्क्रीन पर सबसे ताजा तस्वीर, जब मंगलवार को प्रियंका गांधी बांग्लादेश वाला बैग लेकर पहुंची, जिस पर लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद आज बांग्लादेश वाला बैग लेकर संसद पहुंचे थे। कांग्रेस सांसदों के साथ प्रियंका ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रियंका ने बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में किए प्रदर्शन की तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये मेरा है वो पराया है, ऐसा छोटे विचार के लोग करते हैं। उच्च चरित्र वाले लोग समस्त संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। भारत का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सेना का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सोमवार को प्रियंका गांधी ने लोकसभा में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार से दखल देने की अपील की थी। महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। 16 दिसंबर को प्रियंका ने सदन के भीतर बांग्लादेश के मुद्दे पर बात की थी, क्योंकि ये भारत के विजय दिवस की तारीख है। 16 दिसंबर को ही 1971 के युद्ध में भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत मिली थी, और युद्ध खत्म होने के बाद 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया।
उस समय भारत अकेला खड़ा था। पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। लेकिन जिस मुल्क को हिंदुस्तान ने आजादी दिलाई, जिसका वजूद भारत की वजह से है, वो बांग्लादेश एहसान फरामोश जैसी बातें करने लगा है। जानते हैं क्यों? दरअसल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बहादुर सैनिकों के साहस को सलाम करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, विजय दिवस पर हम देश के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं, जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। लेकिन उसी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने मोदी की पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आपत्ति जताई और लिखा कि ये बांग्लादेश की जीत थी, भारत तो सिर्फ एक सहयोगी था। अब इसे बांग्लादेश की एहसान फरामोशी नहीं कहेंगे तो भला क्या कहेंगे? दरअसल करीब 3 महीने पहले इसी साल अगस्त से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक हिंसा बढ़ती जा रही है। सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट कहती है कि 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं सामने आई थी और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। प्रियंका बांग्लादेश के इन्हीं मुद्दों की तरफ ध्यान खींच रही थी और बांग्लादेश से ठीक पहले प्रियंका ने फिलिस्तीन की बात करने के लिए बैग वाला दांव चला था। तस्वीरें सोमवार की हैं जब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग कंधे पर टांग कर संसद पहुंची थी। इस बैग में फिलिस्तीन से जुड़े जो प्रतीक बने हुए हैं, उसके जरिए प्रियंका संदेश दे रही थी कि फिलिस्तीन आजाद होगा। प्रियंका फिलिस्तीन की आजादी की वकालत करने वाला बैग लेकर संसद पहुंची तो बीजेपी ने चौतरफा हमले शुरू कर दिए। प्रियंका जी के बैग पे अगर फिलिस्तीन लिखा है तो आप समझ लीजिए कि उनका भारत से कोई मतलब नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले तक इटली लिखा हुआ था, अब फिलिस्तीन लिखा हुआ है। पता नहीं भारत कब लिखा जाएगा। भारत में तो कांग्रेस ने और हमारे विरोधियों ने माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम ये कर दिया और अब वो हिंदुओं के लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, तो ये सच में भारत में बड़ा परिवर्तन है और शायद ये मोदी मैजिक है। झोले बैग से नहीं होता ना भाई। ये पंचायत इतनी बड़ी बनी है देश की, यहाँ बैग लेके हम भी आए और चुपचाप रहे, कोई सिग्नल देके चले जाएं। सिग्नल वाला समय गया, अभी कथनी करनी है। चलिए आपको थोड़ा बारीकी से प्रियंका के फिलिस्तीन वाले बैग के बारे में बताते हैं। प्रियंका के इस बैग पर ऑलिव ब्रांच है। दरअसल फिलिस्तीन में 1 लाख परिवार ऑलिव की खेती करते हैं। फिलिस्तीनियों का मानना है कि ऑलिव ब्रांच शांति और उनकी जमीन पर कब्जे को खत्म करने का संदेश देता है। बैग पर तरबूज का चित्र है। दरअसल तरबूज फिलिस्तीन के झंडे को दर्शाता है। 1967 में इजराइल ने झंडे पर बैन लगाया था। प्रियंका के बैग पर सत्ता पक्ष ने आपत्ति जताई तो उन्होंने अभिव्यक्ति के अधिकार का जिक्र करके जवाब दिया। Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. और ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इससे पहले उन्होंने 11 दिसंबर को फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात की थी। फिलिस्तीनी राजदूत ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा उपचुनाव में जीत की बधाई दी थी। वो जो फलस्तीन का बैग लिए घूम रही हैं वो गलती से नहीं है, वो सच में फलस्तीन को प्यार करती हैं। कई बार मेरी उनसे बातें भी हुई थी, तो शी लव पैलेस्टाइन, शी लाइक पैलेस्टाइन।
वो फ़लस्तीन को प्यार करती हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है और इस जंग में 45,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। प्रियंका हमेशा से फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी रही हैं और खुलकर इजराइल की आलोचना भी कर चुकी हैं। इसी साल प्रियंका गांधी ने गजा में इजरायली कार्रवाई को नरसंहार करार दिया था। प्रियंका गांधी की बैग वाली पॉलिटिक्स की गूंज पाकिस्तान तक में सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में प्रियंका के फिलिस्तीनी बैग की तारीफ करते हुए लिखा कि ऐसी हिम्मत तो पाकिस्तानी सांसद भी नहीं दिखा पाए। प्रियंका वडेरा जी का स्टेप पाकिस्तान को अच्छा लगता है, भारत को नहीं। उनके जो भी कदम हैं वो पाकिस्तान को अच्छे लग रहे हैं। भारत को अच्छे लगने वाले कदम कब उठाएगी कांग्रेस? भारत को अच्छे लगने वाला कार्य कब करेगी कांग्रेस? तो इस देश का दुर्भाग्य यही है कि पार्टी भारत की और उनके कर्मों से खुश होता है पाकिस्तान। प्रियंका गांधी की बैक पॉलिटिक्स वाली पहली तस्वीर 10 दिसंबर को सामने आई थी, जब वो मोदी अडानी भाई भाई वाला बैग लेकर संसद पहुंची थी। मोदी अडानी भाई भाई, ये देखिए कहाँ, ये पीछे देखिएगा, मोदी अडानी भाई भाई, इसका मतलब क्या रहा बाइक काफी क्यूट है, देखो डिजाइन किसने किया डिजाइन। सबसे पहले प्रियंका के कंधे पर ये बैग था और फिर सदन के भीतर तमाम कांग्रेस सांसद इसी बैग के साथ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे। सारा जो भी कर रहे हैं ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अडानी पर बहस नहीं चाहते। सीधी सी बात है, ये जानते हैं कि घूस दिया गया है, ये जानते हैं कि आज देश की जनता तरस रही है। जो बिजली के बिल उनको आ रहे हैं, लोगों को, गरीब लोग हैं वो दे नहीं पा रहे हैं और इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने घूस खाई है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का प्रियंका के तेवर आक्रामक है। वो सदन में सरकार पर सीधा प्रहार करती दिखाई दे रही हैं। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। केरल के वायनाड से जीतकर पहली बार संसद पहुंची प्रियंका गांधी के अंदाज को देखकर हर कोई हैरान है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, वॉर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी हूँ और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने, एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे कि खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। अध्यक्ष महोदय जी, संविधान के 75 साल पूरे होने पर विपक्ष की तरफ से भाषण की शुरुआत प्रियंका गांधी ने की थी और उनके 31 मिनट के भाषण की हर किसी ने तारीफ की थी। जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद कहा था कि उनके पहले भाषण से प्रियंका का संसद में दिया भाषण काफी अच्छा है। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।